अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। और सबसे पहले आज की अहम ख़बर, पाकिस्तान ने बरतानिया से शदीद एहतजाज किया है और एक डिमार्शे इशू किया है पाकिस्तान ने बरतानिया को। फ़ॉरेन ऑफिस ने, पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने ये ऑफिशियल एहतजाज का एक तरीक़ाकार है जो मैंने तो शायद पहली दफ़ा ये देखा है कि पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है बरतानिया के ख़िलाफ़। इंडिया को, अफ़गानिस्तान को और कुछ और चंद ममालिक को इस तरह के डिमार्शेस इश्यूज़ होते रहे हैं माजी में, लेकिन बरतानिया को मुझे नहीं याद पड़ता, हुआ होगा लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कभी मैंने अपनी होश में देखा। और उसकी वजह यह है कि बरतानिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ब्रैडफोर्ड में एक मुजाहरा किया पाकिस्तान के कौंसलेट के सामने। वहाँ एक खातून ने तकरीर की। इसके बाद PTI UK का जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है उसने इस क्लिप को ट्वीट किया और फिर उसके बाद इस पे तबसरे शुरू हुए। और उसके बाद पाकिस्तान ने आज ये काम किया है कि UK को इस पे डिमार्शे दिया है और साथ ये भी कहा है कि अगर एक्शन ना लिया तो हम इसको गैर जानिबदारी नहीं समझेंगे। साथ पाकिस्तान ने याद करवाया बरतानिया का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2006, जिसमें दहशतगर्दी के हौसला अफजाई संगीन जुर्म जिसको करार दिया गया है। और बरतानिया में इस तरह धमकी आमेज़ गुफ्तगू बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी है, ये भी पाकिस्तान ने याद करवाया है। और पाकिस्तान ने बरतानिया से मुतालबा किया है कि इस वाक़े में मुलव्विस अफराद और जिन्होंने ये मुजाहरा अरेंज करवाया है उनकी शनाख्त और तहकीकात के बाद उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि ना तो ये आज़ादी इज़हार राय है और ना ही सियासी इख्तिलाफ, बल्कि ये इश्तिआल अंगेज़ी और बराह रास्त दहशत गर्दी पर उकसाने पर के मुतरादिफ है। अब ये बात बड़ी अहम इसलिए भी है कि बरतानिया के अंदर कुछ साल पहले मुजाहरे हुए थे और वहाँ पे सोशल मीडिया के ज़रिए जो बरतानिया के लोगों ने जिन्होंने इंसाइटमेंट टू वायलेंस का मवाद शेयर किया या इवन रीट्वीट भी किया, उनको भी वहाँ पे सज़ा मिल चुकी है और सज़ा भी बहुत ज़्यादा, जिसमें 12-14 साल के बच्चों से लेके 70-75 साल तक के बुज़ुर्ग भी शामिल हैं। किसी का उन्होंने लिहाज नहीं किया जब अपने मुल्क की बारी आती है। लेकिन वहाँ पे रह के दूसरे मुल्कों के बारे में क्या क्या होता है इसका एक आपको ये मिसाल नज़र आई होगी। तो ये एक बड़ा अहम इशू था, हमने सोचा आपसे शेयर करें और इस पे भी कि देखते हैं बरतानिया इसके जवाब में क्या कहता है। क्या बरतानिया एक्शन लेता है या नहीं लेता, जैसे वो अपने शहरियों के ख़िलाफ़ इस तरह इंसाइटमेंट टू वायलेंस का मवाद सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद जिस तरह वो एक्शन लेता है। क्या वो ऐसे तारकीन वतन जो पाकिस्तान से गए हैं या किसी और मुल्क से गए हैं, वो अगर तशद्दुद पे उकसाएँ, वो अगर नफ़रत फैलाएँ सोशल मीडिया के ज़रिए, तो बरतानिया के कवानीन क्या कहते हैं। और हमारा आज के प्रोग्राम का तारुफ, हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी कि मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान पाकिस्तान के अचानक एक रोज़ा दौरे पे आए, दौरा मुकम्मल किया और वापस चले गए। ये किस तरह सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान के लिए, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और इस दौरे में क्या हासिल हुआ या कुछ हासिल हुआ भी या नहीं हुआ, इस पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ स्ट्रीट मूवमेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाने जा रही है, जिसके लिए सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला वो इस वक्त लाहौर पहुँच चुके हैं। वहाँ उनकी क्या मसरूफियात हैं इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे एहसन इकबाल चौधरी जो वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हैं और उनसे पूछेंगे कि रात को क्या हुआ, जो इनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है जब वो लाइव प्रोग्राम में थे वसीम बादामी के। तो आप लोगों के ज़हन पे बहुत सारे सवाल हैं, वो भी उनसे पूछेंगे। और टेल एंडर होगा हमारा आज क्रिकेट की तारीख का नया रिकॉर्ड। आज एशेज़ सीरीज़ शुरू हुई है, टेस्ट मैच था मेलबर्न में, वहाँ क्या हुआ इस पर टेल एंडर में बताएंगे। हॉट इशू हमारा आज का, डील हो पाएगी या नहीं, डील की बातें हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी आज बयान जारी किया है और उन्होंने मुज़ाकरात की दावत पर कहा है कि वो तैयार हैं, लेकिन 8 फरवरी को यौम सियाह ज़रूर मनाया जाएगा। दूसरी तरफ जो डायलॉग नेशनल डायलॉग कमेटी फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने बनाई है, वो क्या कर रही है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे इमरान इस्माइल साबिक़ गवर्नर सिंध और सीनियर सियासतदान हैं। और हमारा आज का एडिटोरियल बहुत अहम इशू पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो दुनिया को बदल रही है और इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा कर रही है, आसानियाँ ला रही है, लेकिन ये एक दो धारी तलवार है इस तरह से कि जहाँ ये इंसानियत के फ़ायदे में है वहाँ बेरोज़गार भी ये लोगों को बना रही है। इस पर बात करेंगे हमारे आज के
एडिटोरियल में। तो शुरू करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम का टॉप स्टोरी से। अल नहियान का अचानक दौरा, स्ट्रीट मूवमेंट। बहुत शुक्रिया असर इकबाल साहब हमें ज्वाइन करने का। खुशामदीद प्रोग्राम में। ये फरमाइएगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर आज तशरीफ़ लाए शेख मोहम्मद बिन जैद, और पाकिस्तान का सरकारी दौरा तो उन्होंने मुकम्मल कर लिया है, लेकिन अभी पाकिस्तान में ही हैं। ये फरमाइएगा कि क्या अहमियत थी इस दौरे की? वो पहले भी आते हैं हर साल, और रहीम यार खां में आते हैं, वहाँ रहते हैं, फिर चले जाते हैं। इस दफ़ा इस्लामाबाद आए हैं, यहाँ कुछ घंटे गुजारे हैं और वापस गए हैं। अहम क्यों है ये? जी बहुत शुक्रिया अफसार साहब। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो एक नया मुकाम और मर्तबा हासिल हुआ है मार्का हाक के बाद, उसने सफारती सतह पे पाकिस्तान का मुकाम नई बुलंदी पर फाइज किया है। आपने देखा है कि हाल ही में बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी इस बात का नोटिस लिया है कि किस तरह अमेरिका की इंतजामिया में भी पाकिस्तान की हैसियत और पाकिस्तान का मुकाम एक नए पस मंजर में देखा जा रहा है, और पाकिस्तान उन विनर्स के अंदर शुमार किया जा रहा है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पहले साल में जिन ममालिक ने अपनी खैर सगाली में बेहद इजाफा किया है। इसी तरह मशरक़ वस्ता में जो हमारे बरादराना मुल्क हैं, सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई मुआहदा हुआ है, और अब जो मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर हैं वो पहली दफ़ा एक सरकारी दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। इससे पहले वो निजी दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाते रहे हैं। तो इसकी बहुत अहमियत है इस लिहाज से कि इस दौरे के दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिहाज से उनसे जो बातचीत होगी उसके आप देखेंगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा, इसकी ये बात आपने जो की है इसकी तवक्को तो जाहिर की जा रही थी, और एक कर्टन रेजर भी हुकूमत ने जारी किया जिसमें कहा गया कि बहुत सारे मुआहदों की बहुत सारे इश्यूज पे काम हो रहा है। तो तवक्को ये थी कोई मुआहदा साइन होगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या वजह है इसकी? देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि इस सतह के जो दौरे होते हैं, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी खैर सगाली ज़ाते खुद कि वो सरकारी दौरा पहला पाकिस्तान का कर रहे हैं बरसों के बाद, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जब इस तरह के दौरे होते हैं तो उसमें जो इत्तफाक राय होता है उसके बाद फिर माहिरीन की टीमें बैठकर उस कंसेंसस को और उस इत्तफाक राय को ठोस मुआहदों में शक्ल देती हैं। तो आप देखेंगे कि इस दौरे के इंशाल्लाह बहुत मुस्बत असरात निकलेंगे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात जो कि पहले ही एक बहुत मजबूत रिश्ते में है, इनके ताल्लुकात में मजीद गहरी दोस्ती में ये तब्दील होंगे। लेकिन ये बातें हम पहले भी सुन चुके हैं कुछ और ममालिक के हवाले से भी, लेकिन आया कुछ नहीं। अब ये बात हो रही थी कि लीबिया के साथ जो हमारा दिफाई मुआहदा हुआ है उसके बाद यूए के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो शायद कुछ इस तरह की बात भी होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो इतनी उम्मीदें बढ़ाने की क्या जरूरत अभी नहीं, ये मैं कहूँगा कि अभी ये कहना कि कुछ नहीं हुआ कबल वक्त है, क्योंकि इस तरह के जो दौरे हैं उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और बाज़ औक़ात अगर उससे पहले कोई चीज़ तैयार हो तो वो उस मौके पर राह कर दी जाती है। लेकिन अगर एक अंडरस्टैंडिंग हो तो उसकी बुनियाद के ऊपर उसके दौरे के बाद फिर दोनों ममालिक के जो माहिरीन हैं वो मिलकर चीज़ों को फाइनलाइज करते हैं। तो ये एक बहुत बजाते खुद संगे मील है कि उन्होंने पाकिस्तान का एक पहला दौरा किया है बरसों के बाद, और इसके इंशाल्लाह बहुत अच्छे नताइज निकलेंगे। तो अच्छा, इसमें आपने कहा कि अभी रूल आउट कुछ नहीं किया जा सकता, तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि कोई दिफाई मामला भी हैं जिन पे कोऑपरेशन होगा, या सिर्फ इकोनॉमिक इशूज़ हैं? देखिए, जो सिक्योरिटी और दिफाई मामलात हैं वो तमाम ममालिक जब करते हैं तो उनको मीडिया में तो नहीं डिस्कस किया जाता, लेकिन बात हकीकत है कि मार्का हक के बाद पाकिस्तान की दफाई सनत और पाकिस्तान की दफाई सलाहियत की दुनिया मोतरफ है, और अब पाकिस्तान की दफाई मसनूआत की भी आलमी मंडियों में बहुत मांग है। JF थंडर जहाज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दीगर हमारी जो सलाहियत है उसको भी लोग उससे सीखना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी दफाई सलाहियत को मनवाया है, और अब असल में जो चैलेंज है जिस पर हुकूमत काम कर रही है कि जिस तरह हमारे मुसल्लह अफवाज ने मार्का हक जीता है, अब हमें मार्का तरक्की जीतने के लिए अपनी बरामदात के जरिए, अपने मुल्क की ज़राअत के जरिए, सनत के जरिए, टेक्नोलॉजी के शोबों में
सलाहियत को साबित करके अपने मुल्क के लिए हमने इम्कानात और नए मौके पैदा करने हैं। ठीक है, लेकिन वो मौके पैदा नहीं हो रहे। मार्का हक गुजरे हुए 7 महीने हो गए हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट या जीडीपी ग्रोथ में कोई बेहतरी नहीं हमें नजर आ रही। अगर हुआ है ब्रेक थ्रू तो वो डिफेंस इक्विपमेंट की एक्सपोर्ट पे ही हुआ है। हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस दूसरी चीजों पे नहीं है, तो कैसे ये सारा कुछ होगा जो आप कह रहे हैं? अफसार साहब देखिए, आपको पता है कि 2022 में इकॉनमी कहाँ पर रही थी। ये जो हम इन 3 सालों के दौरान IMF प्रोग्राम में है, इसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है। चूंकि हम ऑलमोस्ट एट द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट थे, तो हम बड़ी कामयाबी के साथ अपने मुल्क के जो फंडामेंटल्स हैं उनको ठीक कर रहे हैं। और अभी मैं समझता हूं कि 2027 तक हमारी ये सलाहियत नहीं है कि हम दोबारा एक हाई ग्रोथ मोड में जाएं और उसके बाद दोबारा क्रैश करें। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं 2027 तक यही हालात रहेंगे, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई ऐसी रहेगी? 2027 तक हमें अपने मुल्क के अंदर इस्लाहात पे फोकस करना है। IMF प्रोग्राम के जरिए जो स्टेबलाइजेशन है उसे कंसोलिडेट करना है, और जब ये हो जाएगी तो 27 से लेकर 32 तक जो हमारा फ्रेमवर्क है वो एक हाई ग्रोथ का फ्रेमवर्क है जिसको हम पायदार तरक्की में तब्दील कर सकेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपने बुनियाद नहीं बनाई और एक्सपोर्ट की सलाहियत में इजाफा नहीं किया और हम हाई ग्रोथ में चले गए जो कंजम्पशन लेड हो, जो इम्पोर्ट बेस्ड ग्रोथ हो, फिर वही। ये फरमाइएगा कि शेख जायद बिन नहयान ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आए और वहीं से वापस चले गए या इस्लामाबाद के अंदर भी तशरीफ लाए हैं? जी, वो आए, एयरपोर्ट पर आए, उनकी मुलाकात हुई। चूंकि उनका जो विजिट एक रोजा ही था, और इसके बाद वो इस्लामाबाद में आने के बाद यहाँ से फिर रहीम खान रवाना हो गए जहाँ पर उनका निजी दौरा। तो फिर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि फिर इस्लामाबाद पिंडी को बंद करने की क्या वजह थी? इतना आपने अच्छा इस्तकबाल किया, स्कॉट किया उन्होंने, पाकिस्तान के एयरफोर्स के तैयारों ने, यहाँ भी उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई, तो बाकी शहर को सजाने की और रास्ते बंद करने की जरूरत क्यों पेश आई, या प्लान में कोई चेंज आई है? नहीं, प्लान में चेंज नहीं है, लेकिन देखिए जो आपको पता है कि सिक्योरिटी के सूरत हाल है, उसके तहत जब भी कोई हाई प्रोफाइल डिग्नेटरी या मेहमान आए तो ये जरूरी होता है कि हम सारे सिक्योरिटी के तकाजे पूरे करें, और जो डेकोरेशन है वो हमें करके उस मेहमान की ताजीम के लिए देना है कि हमारे मुल्क के लोगों को और हमें उनकी आमद पे खुशी हुई है। और मैं फिर ये कहूँगा कि हम एक बावकार कौम है, और हम देखिए हर चीज हमें ये नहीं देखनी चाहिए कि हमारे मुल्क में कोई आ रहा है तो कितने डॉलर का उस वक्त मुआहदा साइन हुआ है, ये सब चीजें भी आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका आना एक बड़ी अहमियत रखता है कि वो पहली दफा पाकिस्तान के एक ऑफिशियल दौरे रहे हैं। ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक पाकिस्तान के लिए एक संग मील है, और इंशाल्लाह उनके इस दौरे के बहुत मुस्बत असरात ये ऐसा सब दिनों में आप देखेंगे। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, और मैं इसी को आगे लेके जाना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि जाहिर है पाकिस्तानी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वीज़ा के इश्यूज़ पे, और पाकिस्तान चाह भी रहा है कि UAE के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। कुछ शिकायतें भी थी पाकिस्तान को, तो क्या उनका अजाला हुआ कम अज़ कम वीज़े के इशू पे? अगर फौरी तौर पर कोई जॉइंट वेंचर इकॉनमी के सेक्टर में नहीं आ रहा तो वीज़े के इशू पे कोई मामला रिजॉल्व हुए? जी, देखिए उनके साथ एक ब्रॉड रेंज मौजूआत पे बातचीत हुई है, और जैसे मैंने आपसे कहा कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के ताल्लुकात इंशाल्लाह इस दौरे के बाद उनमें मजीद मजबूती आएगी और तमाम शोबों के अंदर पेशरफ्त आपको देखने में मिलेगी। जो अफगानिस्तान से तालिबान दहशतगर्द ग्रुप हम पे हमले कर रहे हैं, उनके बारे में कोई बात हुई? देखिए, जो मैं तो उस बातचीत पर खुद शरीक नहीं था, लिहाजा मैं ये कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जब सरबराहान मुमलिकत मिलते हैं और पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात दोनों का सूरत हाल से बहुत ताल्लुक, आपको याद के 19 तो उसका एजेंडा भी अफगानिस्तान की था से पहले वो गए। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात से अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में आपस में नोट्स एक्सचेंज करते रहे हैं और एक दूसरे के साथ ताउन भी करते रहे हैं, और इस खित्ते की जो सूरत हाल है उस पर सबको तशवीश है कि किस तरीके से दहशत
अफगानिस्तान की सरजमीन से सिर उठा रही है, और वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस खित्ते के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए एक खतरा बन सकती है। इसलिए इस मसले से तमाम ममालिक जो है वो उनकी दिलचस्पी है, और पाकिस्तान यकीनन अपने दोस्त ममालिक के हवाले से कोशिश कर रहा है कि वो अफगानिस्तान को कायल करे कि वो अपनी सरजमीन को दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाजत ना दें। ऐसे सब ये फरमाइएगा, पीटीआई ने अब स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करने जा रहे हैं और सुहेल अफरीदी लाहौर भी गए हुए हैं इसी सिलसिले में। देखा रात आपका एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया वसीम बादामी साहब के साथ, राब्ता ख़त्म हो गया, उसके बाद से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, बहुत सारी अजीब व गरीब किस्म की बातें भी आ रही हैं। आप थोड़ा सा कुछ क्लैरिटी से एक बार इसको बताएंगे कि क्या हुआ था वहाँ पे रात को, और क्या वो कौन शख्स, बच्चा था या बड़ा था या क्या था? जी अबसार साहब, मैंने इसको उसी वक्त वाज़ेह कर दिया था कि ये जो मामला था ये एक बिल्कुल घरेलू नौयत का था, और उसको पता नहीं था कि मैं लाइव इस वक्त टीवी के साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ, और मैंने इसकी वजाहत कर दी थी। लेकिन जो ज्यादा अफसोसनाक बात है कि जिस तरह पीटीआई ने पूरा इसको एक स्मीयर कैंपेन में तब्दील किया, मेरी जात के किरदार को की, और मेरी जात के नहीं बल्कि उसमें कौमी और रियासती इदारों को मुलव्वस करके नहायत ही भोंडे अंदाज से उन्होंने जिस तरह उनकी किरदार कुशी करने की कोशिश की, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस बात है कि मुरीख की भी कोई खबर होती है तो उसको भी के वो हमारे रियासती इदारों के साथ जोड़ देते हैं। इस जहनीत को पीटीआई को तब्दील करना पड़ेगा। एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो रियासती इदारों के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आते, और अब इसी तरह की स्मीयर कैंपेन इन्होंने 2018 में मेरे खिलाफ की थी, और उसका नतीजा क्या निकला था कि मुझे गोली खानी पड़ी थी। तो पीटीआई को एक स्मीयर कैंपेन के अलावा शायद कुछ और तरबियत नहीं दी गई, और ये काम जानते हैं, इसी पर ये लगे रहते हैं। ठीक, तो इसमें वो आपके बेटे की आवाज थी या किसकी आवाज थी? आपके बेटे तो एक लाहौर में ना? जी, वो आपस में वो बेटों का मुकालमा था, और जो ही वो उनको नहीं मालूम था कि मैं के ऊपर हूँ, तो मैंने फिर फोन बंद कर दिया कि वो उनकी ऐसी गुफ्तगू नशर ना हो। तो ये कोई मामूल की बात थी, और वो उसके फौरन बाद मैं दोबारा आ गया ट्रांसमिशन के अंदर। तो इस चीज को एक ट्विस्ट देना और इसको रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम बना लेना, मैं समझता हूँ कि नहायत ही काबिल मजम्मत है, नहायत ही काबिल अफसोस है, और जितनी भी मजम्मत की जाए काम है। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब हमसे बात करने का। वक्त है एक ब्रेक का, वापिस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू डील हो पाएगी या नहीं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हॉट इशू डील हो जाएगी या नहीं, मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला वो इस वक्त लाहौर मौजूद हैं। पंजाब असम्बली वो पहुंच चुके हैं और उनका कल सारा दिन वहाँ लोगों से मुलाकातें करने में गुजरेगा, कैदियों से भी मुलाकातें करेंगे जो वहाँ पे मौजूद हैं, और उनसे ये पहली हाई प्रोफाइल मीटिंग कोई हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन लोगों के साथ जिनके बारे में एक ग्रुप है पीटीआई के सीनियर लीडर्स का जो पीटीआई का हिस्सा नहीं है। वो हैं इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और महमूद मौलवी। उनमें से इमरान इस्माइल साहब जो साबिक गवर्नर सिंध हैं और सीनियर सियासतदान भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या ये सूरत हाल बन रही है। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इमरान साहब आपका जो आपके नज़रिए के जो लोग हैं, ये मुसलसल कहते रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी से मिलें, कोट लखपत में लोगों से जाके मिलें, पीटीआई को आप लोग कहते रहे हैं, और अब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर वहाँ चले गए लाहौर और वो कल उनसे मिलेंगे। तो ये बताइएगा, क्या आपको इसमें कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? जबकि हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है पीटीआई का, ख़ास तौर पे जो बाहर है, और फिर यूट्यूबर जो हैं वो मुसलसल पानी को गंदा करने पे तुले हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब बात यह है कि सोशल मीडिया जो है, यह ट्रोल पीटीआई का सोशल मीडिया का जो है बड़ी तबाही का जिम्मेदार ये है, और साथ में जो पीटीआई की क़यादत है जो फैसले सोशल मीडिया के प्रेशर में करती है वो भी इक्वली इसके मुजरिम है। मैं समझ रहा हूँ कि अब तक शाह महमूद कुरैशी से और दीगर जो दोस्त हैं कोट लखपत में जो साथी हैं उनसे मुलाकात करने कोई सीनियर आदमी नहीं आया। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये आ रहे हैं, और मैं इसको बड़ा खुशाइन समझता हूँ और अच्छा स्टेप सुहेल अफरीदी ने लिया है
कि वो जाके उनसे मुलाकात करें, उनकी बात सुने और वो उन्हें बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं और क्या समझते हैं वे फॉरवर्ड। जो बेशक जेल में सही, लेकिन हैं तो सियासी लोग, हैं तो वो पीटीआई के, हैं तो पुराने सीनियर लोग हैं, उनका तजुर्बा किसी भी सुहेल आफरीदी से, किसी भी सलमान अकरम राजा से या दूसरे दीगर लोगों से बहुत ज़्यादा है। शाह महमूद कुरैशी को मेरे ख्याल है 40-45 साल हो गए हैं सियासत के अंदर। सो ये जब उनसे मिलेंगे और वो उनको वे फॉरवर्ड बताएंगे, अपनी सोच बताएंगे, वो समझते हैं कि किस तरह से आगे जाना है, तो शायद इनके फ़ैसलों में बेहतरी आएगी। क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात करना अभी तक तो नहीं हो सकी सुहेल साहब की, अल्लाह करे जल्दी हो जाए, लेकिन अगर उनकी मुलाकात कल हो जाती है तो वो शायद इन लोगों का पैगाम भी वर्बटिम इमरान खान साहब को पहुंचा सके और ख़ान साहब को भी अपने फ़ैसलों पे नज़रसानी की जो है वो हो सकता है कि वो कर पाएँ अपने फ़ैसलों को नज़रसानी। क्योंकि मेरा अपना ये मानना है, ख्याल है, कोई ख़बर नहीं है, मेरा ख्याल है कि जो लोग खान साहब के पास जाते हैं मिलने के लिए, वकला हज़रात, वो उनके एक नंबर 1 तो पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं है उनका, नंबर 2 ये कि वो खान साहब से वो बहस मुबाहिसा वो बात भी नहीं कर पाए थे जो शाह महमूद कुरैशी और एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद, बेगम यास्मीन राशिद वगैरह कर सकते हैं। सो इनकी बात जब खान साहब तक पहुंचेगी ना, तो वो एक डिफरेंट जाविया, डिफरेंट एंगल उनको मिलेगा एंड ही मे रीथिंक हिज पॉलिसीज़। अच्छा, मैं मेरी कुछ आपकी तरफ जो लोग हैं उनसे भी बात हुई है, कुछ मेरी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोगों से भी बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड। जो है मुझे तासुर ये मिलता है कि आप दोनों ग्रुप्स जो काम करना चाह रहे हैं, मकसद तो एक ही है, लेकिन कुछ रास्ते अलग अलग हैं और कुछ रिजर्वेशन हैं दोनों की एक दूसरे की तरफ। क्या ये मेरा तासुर दुरुस्त है? क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान समझती है कि आप लोग जो ये नेशनल डायलॉग कमेटी है ये कुछ नहीं कर सकती, या इसके पास कुछ नहीं है, ये क्यों ऐसा तासुर? देखिए, मैं एक चीज़ आप देखिए, ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है ना, है तो इसमें भी पीटीआई के लोग सारे, और मैं समझता हूँ कि भी हैं इसमें, अल्लामा नासिर अब्बास हैं, सलमान अकरम राजा हैं, वो तो आपको पता है कितनी पीटीआई के अपोजिशन लीडर हैं, वो सेनेट में हैं, वो नेशनल असेंबली में। एनीवेज मोस्टली मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ब्रॉडली स्पीकिंग, या पीटीआई के हैं या पीटीआई के सिंपैथाइजर्स हैं। वहाँ पे वो जो काम करना चाह रहे हैं, अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनके और हमारे ख़यालात बिल्कुल एक जैसे हैं, और अगर वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो हमारे ख़यालात फ़र्क है, लेकिन हम बैठ के बात कर सकते हैं। हमें तो उनसे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मुझे कोई रिजर्वेशन नहीं है हमारे टीटीएपी के दोस्तों से, इवन पीटीआई के दोस्तों से उनको रिजर्वेशन है। अच्छा, टीटीएपी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पीटीआई के जो लोग हैं उनको क्या रिजर्वेशन हो सकती है? एक तो ये कि वो पैरानॉइड है कि ऐसा ना हो कि ये वापस आ जाए अपनी जगह पे पीटीआई में और हमारी जगह ख़त्म हो जाए, तो फिर क्या होगा? दूसरा, वरना आप मुझे बताएं, मोहम्मद ज़ुबैर जो एक्स गवर्नर थे, मेरा बड़ा एहतराम है उनके लिए, वो उस वक्त PMLN में थे, वो बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे थे पीटीआई की गवर्नमेंट गिराने का, उनके साथ तो बैठ गए वो, ठीक है। दूसरे जो हैं वो बात है, ये बात आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि आप लोगों की जो भी एसोसिएशन थी या कनेक्शन था पीटीआई से, वो कमज़ोर तो नहीं था किसी सूरत में भी मोहम्मद ज़ुबैर की निस्बत, ये बात आपकी दुरुस्त है। तो फिर क्यों नहीं आप पे एतबार किया जा रहा? मोहम्मद ज़ुबैर को ले सकते हैं, तो आप बड़े प्रेशर में गए क्यों इतना हमला करते हैं लोग? मैं तो नहीं, मैं तो आपको अर्ज़ की ना। दूसरे वो एक हमारे दोस्त हैं पंजाब से ताल्लुक़ है, वो कलीदी किरदार अदा कर रहे थे जिस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट गिराई जा रही थी, और गवर्नर हाउस वहाँ जो है इस्लामाबाद में सिंध हाउस के अंदर जो मीटिंग हुई जिसमें 24 MNS जमा हुए और उनको 4-5 दिन वहाँ रखा गया और सारा किया, उसका सारा खर्चा उन्होंने उठाया। अब वो नंबर 1 नशिस्त पे सबसे आगे बैठे होते हैं, वो भी एक्सेप्टेड है। तो मैं तो ये देखता हूँ कि इसके अलावा कि उनको हमारी ज़ात से ख़तरा है कि ये अगर आएंगे तो हमारी कुर्सी जाएगी, उसके अलावा तो मुझे नहीं कोई चीज़ नज़र आती। मैं तो उनको तसल्ली कराना चाहता हूँ कि हमारी ज़ात से ना घबराएं, हमारा फ़ैसला तो बाद में होना है, जो भी होना है जब होना है। फ़िलहाल तो आप हमें पीटीआई का हिस्सा नहीं कहते ना, हम पीटीआई का हिस्सा है नहीं। आप
इस नेगोशिएशन को आप शुरू कर लें, आप खुद शुरू कर लें। आप शुरू करते हैं, हमारा काम ख़त्म हो जाता है। आपसे शुरू हो, देखें इनसे पब्लिक मोबिलाइजेशन नहीं हो रही, नंबर 1। इनसे अपोजिशन का कोई अलायंस नहीं बन रहा, नंबर 2। इनसे कोई मुज़ाकरात का अमल शुरू नहीं हो रहा, नंबर 3। ये हुकूमत से बात करने के लिए तैयार नहीं है, उनसे भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, नंबर 4। तो करना क्या है? रेवोल्यूशन ये ला नहीं सक रहे। 3 साल हो गए खान साहब को कहते हुए पब्लिक को जमा करो, रेवोल्यूशन आएगा। वेयर इज़ दैट रेवोल्यूशन? तो ये रेवोल्यूशन भी नहीं ला पा रहे, ये पब्लिक भी नहीं जमा कर रहे, मोबिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। तो किस चीज़ का ख़तरा है? मेरी तो सब अकल काम नहीं करती, एक ही चीज़ समझ आती है कि सिर्फ इसी चीज़ का ख़तरा है। अगर ये खुद इतने बड़े लीडर होते हैं, ठीक है, इनकी तो कोई, मैं समझता हूँ कि वो हैसियत वक्त उस तरह सियासी नहीं है, क्योंकि अगर ये इतने बड़े लीडर होते हैं पार्टी के अंदर, तो आज महमूद खान अचकज़ई और नासिर अब्बास साहब की क्या ज़रूरत पड़ती थी पीटीआई को कि उनको नेशनल असम्बली का अपोजिशन लीडर बना नामजद करते, इनमें से किसी को लेते ना। ठीक। अच्छा, आपकी कमेटी की तरफ से अयाज सादिक साहब से भी रब्ता किया गया है, और कुछ दिन पहले हमारी बात हो रही थी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब से, तो वो उनका कहना ये था कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं मुफाहमत वाला इंसान हूँ, उस तरफ हुकूमत की तरफ वो हॉक नहीं है, वो डव हैं, और वो कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि मुफाहमत हो और ये झगड़ा ख़त्म हो। तो लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मतलब मिसट्रस्ट और टेंशन दोनों तरफ में इतनी ज़्यादा है कि वो कह रहे मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आप क्या समझ रहे हैं कि वाकई कुछ नहीं हो सकता, या कोई ब्रेक थ्रू निकलेगा? और या सादिक साहब से जो आपका रब्ता हुआ उसका क्या जवाब मिला है? नहीं, बड़ा मुस्बत जवाब था। मैं तो बल्कि हैरान था उनका इतना पॉजिटिव एंगलिंग देख के। अयाज सादिक साहब थे, नज़ीर तारर साहब थे और राना सनाउल्लाह साहब थे। इनसे मुलाकातें हुई और इन्होंने बड़ी पॉजिटिव बात की। इन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे है, आपकी एफर्ट बड़ी अच्छी है, आप कोशिश करें, हम आपका साथ देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम वज़ीर आज़म से बात करेंगे और वज़ीर आज़म से बात करके हम आपको जवाब देंगे। वज़ीर आज़म से उन्होंने बात की, तो दिया जवाब वज़ीर आज़म से बात करके? कहा कि वो तैयार हैं। जी मैं बता रहा हूँ, उन्होंने अच्छा, कहा तो आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हो रही है फिर हम जी हमारी डिप्टी वज़ीर आज़म से वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होनी है जल्द इंशाल्लाह। कोई डेट अभी तक नहीं, कोई डेट नहीं। तो ये जो मैंने बात की है कि वो कह रहे हैं कि इस वक्त टेंशन बहुत ज़्यादा है, मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा दोनों तरफ में जी। तो वो जो डॉक्टर साहब की बात है उस पे आपका क्या तबसरा है? क्या आप समझते हैं कि ये ब्रिज नहीं हो सकती, ये जो दूरी है आपकी और इस्टेब्लिशमेंट की, ये दूरी उस दिन ब्रिज हो सकती है जिस दिन इमरान खान साहब चाहेंगे। तो अगर देखें ये इसमें तीन फरीक हैं। जिस दिन इमरान खान साहब चाहेंगे, तो क्या इमरान खान साहब चाहेंगे? यही तो सवाल है कि वो नहीं चाहते। नहीं, अब ये तो हम सबको पता है, इसमें कोई ब्रेकिंग न्यूज़ थोड़ी है। मैं तो आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस तरफ ये अड़े हुए हैं कि ये नहीं चाहते हैं, ठीक है, उस तरफ भी कोई नरमी का माहौल नहीं नज़र आ रहा, बातचीत का बात हो रही है लेकिन बातचीत का माहौल नहीं नज़र आ रहा कहीं पे। सो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जिन लोगों की बात सुन सकते हैं, जिनकी बात मान सकते हैं, जिनकी बात बस छोड़ दो, जिनकी बात सुन सकते हैं, वो लोग हैं जो इस वक्त कोट लखपत जेल में हैं। कोट लखपत जेल में जो बैठे हैं वो सीनियर लोग हैं, उन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं, उतनी जेल काटी जितनी इमरान खान साहब मैं समझ गया। अच्छा, आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि जो इंग्लैंड में हुआ है और उस पर पाकिस्तान ने एहतजाज भी किया बरतानिया के साथ, आप समझते इस तरह की बयानात, ये आग लगाने वाले जो बयानात हैं, ये बेहतरी है? आपके ख्याल में ये किस तरह की बात की गई है और इस पर क्या करना चाहिए आप पीटीआई को? बड़ी बेहुदा और बड़ी बेकार फजूल की बकवास मैं समझता हूँ की गई है। ये कोई पीटीआई का स्टैंड तो नहीं है। ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, पीटीआई ऐसे लोगों के हाथ में आ गई जो सियासी नहीं है, बस कॉल एहतजाज होगा। जी मुझे पीटीआई ऑफिशियल ने ट्वीट किया, ये तो उनकी बेवकूफ़ी है। मैं कह रहा हूँ वो एहतजाज की कॉल दे दी, लीड कौन करेगा कोई पता नहीं है, कंडक्ट कौन करेगा कोई पता नहीं है, पब्लिक के हाथ में माइक पकड़ा दिया, उसकी वीडियोस बना ली और बस चढ़ा दी उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हिट्स और ट्वीट्स के लिए।
और इस पे बड़े और इस तरह करके चंदे भी जमा होते हैं साथ। और पीटीआई को चंदे बड़ा जमा होते हैं जी, चंदे में 4 चांद लगे हुए हैं। अच्छा, तो इसीलिए खान साहब को नहीं चाहते कि बाहर आए। देखिए, वो पीटीआई एक कैटेगरी है जो खुद साख्ता एंकर्स बन गए पाकिस्तान से बाहर। अब मैं अगर मिसाल के तौर पे नाम लेते हूँ आपको, मेजर आदिल राजा हैं या हैदर मेहंदी हैं, जो एक दिन के लिए भी पीटीआई में नहीं रहे, ना कभी संपत्ति थी, ना उनको इमरान खान से मोहब्बत है, ना उनको पाकिस्तान से मोहब्बत है, ना उनको आर्मी से नफरत है। वो पैसे कमा रहे हैं, उन्होंने एक इकॉनमी बना ली है, चैनल बना लिया है, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उस पर सुबह उठ के गालियाँ देते हैं और उनको पैसे मिलते, लोग देखते हैं, सब्सक्राइब होता है, पैसे मिलते हैं। उसके अलावा कभी वो कहते हैं मुझे लॉयर की फीस चाहिए, कभी वो किस चीज़ के पैसे, ट्रैवलिंग के पैसे, हर जगह जाने के 2000, 4000, $10,000। तो ये तो लॉटरियाँ लगी हुई लोगों की। ये दुकानें उस दिन बंद हो जाएंगी जिस दिन इमरान खान बाहर आएगा। पीटीआई नीड्स टू अंडरस्टैंड, दुकानें बंद हो जाएंगी ऐसे ठीक डिस्टेंस करना पड़ेगा अपने आप को। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और वक्त हमारा इसके टेलैंडर का क्रिकेट की तारीख का नया रिकॉर्ड। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में एशेज सीरीज़ का चौथा टेस्ट का पहला दिन इंतहाई गैर मामूली रहा। 20 विकेटें एक दिन में गिरी हैं टेस्ट क्रिकेट में, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। और इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी सी बढ़तरी इसमें हासिल हुई है पहले दिन। और ये एशेज़ की तारीख में 1909 के बाद से एक दिन में गिरने वाली विकेटों की सबसे बड़ी तादाद है। और 93,442 शायकीन स्टेडियम में मौजूद थे। टेस्ट क्रिकेट अभी मरी नहीं है, इसका मतलब है ज़िंदा है। और इतनी दिलचस्प अगर टेस्ट क्रिकेट हो और इतने लोग देखने आए तो मेरा ख्याल है ये तो बड़ी खुशाइंद बात है। और हमारे आज का एडिटोरियल इस बात पे है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो धारी तलवार है। इस पे कुछ बातें आपसे करनी थी लेकिन प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। सिर्फ ये बता दें कि पाकिस्तान के लिए इसके फ़वाइद क्या हैं, फ़ायद भी हैं, नुकसानात भी हैं। इस पर हम अपने कल के एडिटोरियल में करेंगे तफसील से बात। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।